एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का एसएस क्लासेस में। जैसे कि पता होगा अभी एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चल रहा है और उसमें भी क्लास 6 का ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले पार्ट 3 तक हमने आप लोग को पढ़ा दिए थे। तो आज इस वीडियो में जो होने वाला है वो पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4 में अगर के देखिएगा तो हम जो पढ़ाने वाले हैं आज वो पढ़ाने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले अगर देखिएगा तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है ये कंप्लीट करा दिए थे। तो आज का जो चैप्टर्स होने वाला है वो चैप्टर 5 होने वाला है, जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, हम वही आपको इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर कि आप एनसीईआरटी बुक अगर कि आपके पास होगा तो देखिएगा तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 में आप लोग का दिया गया है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अगर कि आप ये बुक पढ़ लिए होंगे तब तो फिर ये जो वीडियो है आपका बूस्टर के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम एक जगह पे यहाँ पे जैसे कि अगर देख सकते हैं इसको एक जगह पे हम सम्मिलित कर लेते हैं और फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक करके हम आपको समझाते चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रहा आपका बुक्स में यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट है, जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं और उसी को एक जगह यहाँ पे हमने रख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का जो नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल मतलब दोस्तों होता है कि पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के चारों तरफ जो जो वहाँ पे प्रवृत्ति पाई जाती हैं उसको परिमंडल बोला जाता है। ठीक है, परिमंडल के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है भूमंडल, दूसरा होता है वायुमंडल और तीसरा जो होता है यहाँ पे जलमंडल होता है आपका। ठीक है, और एक जो होता है वो जीवमंडल होता है। इसके बारे में हम अभी बातें करेंगे। तो 3 आपने प्रमुख घटक देख लिए। भूमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है जिस पे हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्या होती है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारे वायु का घेराव होता है, उसको वायुमंडल बोला जाता है। और उसमें अगर देखिएगा बहुत सारे गैसेस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और भी दूसरा गैस यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो 99% गैस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 चीज़ मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। बाकी जो 1% गैस है वो सारी गैस यहाँ पे मिलकर आती है। आई होप कि आप इतना बातें समझ गए होंगे। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग में जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। अगर कि आप को हम इस इमेज में दिखाना चाहें, एक सेकेंड थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं वो इमेज का निकाल दे रहा हूँ जो कि आपका पिक्चर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में। ठीक है, हाँ ये देख पा रहे होंगे। इसमें पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है वो आपको जल पाया जाता है। और उसमें भी जो जल दोस्तों पाया जाता है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो वो एक सेकेंड मैं यहाँ से हाईलाइटर चुन लेता हूँ। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है वो आपका महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? महासागर में। ये सवाल पूछा जा चुका है तो आप लोग याद रखिएगा। ये रहा पूरा वर्ल्ड का मैप, इसके बारे में हम आगे चल के आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी हम आपको बता दिए। जो भूमंडल हो गए, वायुमंडल हो गए और यहाँ पे एक जलमंडल हो गए। जलमंडल वही हमको बताएं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा जल में केवल जल नहीं सम्मिलित होते हैं बल्कि इससे जो बर्फ हो गए, जल हो गए और जलवाष्प जो हो गए वो सारा का सारा यहाँ पे जलमंडल में ये शामिल होते हैं। और ठीक है, और ये जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक साथ जहाँ पे मिलते हैं उस स्थान को जीवमंडल कहा जाता है। और यही जो 3 चीज़ मिलते हैं उसके बाद यहाँ पे जीवन संभव होती है। किसी एक से जीवन संभव नहीं है, याद रखिएगा। उसी को यहाँ पे जीवमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिए गए हैं। भूमंडल किसको कहते हैं? तो जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है वो भूमंडल होता है। और जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होती है जिसे भूपर्टी बोलते हैं उससे ये पतली परत से ये बना होता है। और इसी में अगर के आप लोग देखिएगा जो भी जीव जंतु होते हैं उनका जो भी पोषक तत्व होता है इसी पतली परत, ऊपरी परत में पाया जाता है। पृथ्वी के सतह को भी यहाँ पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक बड़े
बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाद्वीप अगर के आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जो बड़े भूभाग हैं, जैसे तो भारत हमारा हो गया, ये छोटा भूभाग है तो ये तो है ही, लेकिन अगर के बड़े भूभाग के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे एशिया हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गए, यूरोप हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये बड़े भूभाग हैं। मतलब एक पूरे भूभाग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये खंड पूरा दिया गया है, तो इसको बड़े भूभाग के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और जो छोटे चीज़ होते हैं, जो बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है, जो बड़े जलाशय होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप बातें इतना समझ गए। अब आपको एक बात समझ में आता होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ के हाइट मापा जाता है, जैसे मान के चलिए कि माउंट एवरेस्ट का हम यहाँ पे एवरेस्ट का हाइट माप रहे हैं, तो जो एवरेस्ट का हाइट माप रहे हैं वो किससे हम हाइट मापेंगे, तो पृथ्वी पर एक लेवल तो होगा ना, पृथ्वी का जो लेवल होगा वहीं से तो उसका किसी भी चीज़ का हम हाइट मापते हैं। तो याद रखिएगा, जो कोई भी चीज़ स्थल की ऊंचाई का हाइट मापा जाता है वो समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाइए समुद्र तल एक समान रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो भी ऊंचाई मापा जाता है वो समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। भारत के कहीं आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊँचाई। ठीक है, तो वहाँ उसका मतलब यही है। भारत में अगर देखिएगा कि जो मरीना बीच है चेन्नई का, वहाँ से इसको लेवल को मिलाया जाता है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। और अब जैसे ही आइएगा आगे में तो एनसीईआरटी बुक्स में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे देख लीजिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ग्रीक भाषा में लिथास दिया गया है, जिसका अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हार्डर का अर्थ होता है जल, और बायोस का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन। आई होप कि इतना समझ गए। ठीक है, अब विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसका जो ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर ऊंचाई है। और याद रखिएगा, इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम जो व्यक्ति थे, यहाँ पे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, जो कि विश्व के थे, और भारत के जो थे वो शेरपा तेंजिंग थे, जो कि 29 मई 1953 ईस्वी को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो लोग थे ये मेल में थे। अगर कि आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी दो लोग थे यहाँ पे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह किए थे। जापान की सबसे पहले जुंको तबई, और यहाँ पे भारत के जो थे वो बछेंद्री पाल थे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहला कदम रखा था। कौन? फीमेल में रखा था, याद रखिएगा। जो ये जुंको तबई गई थी वो 16 मई 1975 ईस्वी को गई थी, और जो भारत की बछेंद्री पाल गई थी वो 23 मई 1984 ईस्वी को गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब पृथ्वी पर सबसे ऊंचा चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया कि माउंट एवरेस्ट है। अब आपके मन में आता होगा कि सबसे गहरा चीज़ कौन सा है, तो जैसे ही आप प्रशांत महासागर में यहाँ पे आइएगा, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में एक मेरियाना ट्रेंच है, यानी कि सबसे गहरा जो अगर पृथ्वी पर कोई जगह है तो यही मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच भी इसको बोलते हैं। इसका अगर के आप देखिएगा यहाँ पे कितना गहराई है तो 11,022 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर यहाँ पे उसका हाइट है, उतना अंदर जाता है ये। आई होप कि आप बातें समझ गए। ठीक है, अब आते हैं एक एक यहाँ पे बातें में, एक एक महाद्वीप के बारे में कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, महाद्वीप आप लोग को मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे एशिया महाद्वीप हो गए। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एशिया और यूरोप को अलग जो करता है वो यहाँ पे यूराल पर्वत करता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख रहे हैं। और जो एशिया पाया जाता है वो कर्क रेखा के उत्तर में पाया जाता है। यहाँ पे अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ये कर्क रेखा का लाइन है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा ये विषुवत वृत्त, यानी कि जो विषुवत रेखा का लाइन गया है, और ये देखिएगा ये मकर रेखा का लाइन है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एशिया आता है वो उससे होकर गुजरता है यहाँ पे कर्क रेखा, और ज़्यादातर जो इसका भूभाग स्थित है वो इसके उत्तर में स्थित है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। ठीक है, पहले महाद्वीप देख लीजिए। महाद्वीप 7 होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और एक जो यहाँ पे है वो है अंटार्कटिका।
ठीक है। अभी फिर से हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी लोग बिहार शिक्षक बहाली 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको एक ऐसा कुछ मटेरियल मिल जाए कि जिसके पढ़ के वो अपना सफलता को सुनिश्चित बना सके, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ बीपीएससी का सिलेक्शन की टीआरई 4 के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं टीआरई 4 के रिगार्डिंग। अगर कि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर का, टीजीटी का, पीजीटी का, सभी के लिए ये आप लोग का सिलेक्शन किट होने वाला है, जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। अगर कि इस नोट से आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आप मिलाइएगा तो अधिकतर सवाल इसमें से देखने को मिले हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़कर अपना सरकारी नौकरी एक सुनिश्चित किए हैं। तो अगर कि आपको भी चाहिए होगा बीपीएससी का सिलेक्शन किट, तो आप एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या लिंक से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई भी क्यूरी के लिए, जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना है कि क्या क्या इसमें मिलेंगी, तो वीडियो पॉज करके ये सब सारा का सारा कंटेंट आप लोग देख लीजिए। इतना सारा कंटेंट उसमें आप लोग का ऐड रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं एशिया के बारे में। एशिया के बारे में जैसे मैंने बताया, ये दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर यहाँ पे देखिएगा, इस गोलार्ध को क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इससे कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। और जैसे कि मैंने बताया, जो एशिया है और यहाँ पे ये एशिया हो गए और ये यूरोप हो गए, ये दोनों को जो यहाँ पे विभाजित करता है वो कौन करता है? तो वो करता है यूराल पर्वत। यहाँ पे है ये यूराल पर्वत। आई होप की बातें इतना आप लोगों को जो मैंने बताएं वो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे अगर के आइएगा, वो आता है यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से ये छोटा है। महाद्वीप एशिया के ये पश्चिम में स्थित है। अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एशिया है और इसके पश्चिम में यहाँ पे ये यूरोप स्थित है। एशिया यूरोप का कौन बॉर्डर बनाता है? यूराल पर्वत बनाता है। ये इसीलिए इस दोनों के जो यहाँ पे सम्मिलित भूभाग है ना, उसको यूरेशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। आप लोग इसके भी याद रखिएगा। यूरेशिया जो है एशिया और यूरोप का सम्मिलित रूप है, उसको यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, अगला है जो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। किससे? यूरोप से होकर। यहाँ पे देखिएगा आर्कटिक महासागर है, यानी कि जो पृथ्वी भूगोल, जब हम आपको ग्लोब पढ़ा रहे थे तो आर्कटिक वृत्त के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, तो इससे ये होकर गुजरता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और के अफ्रीका आते हैं ना, तो अफ्रीका में अगर के आप मैप में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ये अफ्रीका, जहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो तीनों लाइन होता है, इससे होकर गुजरती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे यहाँ पे तीनों रेखा होकर गुजरती है? वो कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और जो अफ्रीका का जो अधिकतर भूभाग वो स्थित है, वो विषुवत रेखा के उत्तर साइड में स्थित है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ दिया गया है। और सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। और जो यहाँ पे नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा ही बोलते हैं। किसका? मिस्र का जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी है, ये नील नदी। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आता है उत्तरी अमेरिका। अगर कि आप मैप में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे देखिए है, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। थोड़ा सा इसका हाईलाइटर का हम ये बढ़ा लेते हैं। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक यहाँ पे महाद्वीप है, जो कि समुद्र में होते हुए भी ये स्थलीय सीमा बनाती है। याद रखिए, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा के रूप में बनाती है। आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। अगर कि हम आपको इसको और अच्छे से यहाँ पे दिखाना चाहे, यहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये यहाँ पे एक स्थल संधि बनाती है और इस स्थल जो संधि का नाम है वो क्या नाम है? पनामा जल संधि। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया, ये पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपको कि यह जो महाद्वीप है, यानी कि उत्तरी अमेरिका जो है,
उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से ये महासागर से यहाँ पे घिरा हुआ है। तो इसके बारे में ये बातें कर रहा है। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विश्व की सबसे लंबी जो श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे अगर के आप देख पा रहे होंगे, जो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। पहली बात कि एंडीज पर्वत किस महादेश में पड़ता है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा, विश्व की सबसे लंबा है ये पर्वत श्रृंखला, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है और यहाँ पर भी अमेजन का वर्षा वन पाए जाते हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महादेश है, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको ना द्वीपीय महादेश भी बोला जाता है। द्वीप किसको बोला जाता है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि द्वीप किसको बोला जाता है। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको द्वीप बोला जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महादेश भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी हो सकता है सवाल यहाँ पे पूछ दे कि द्वीपीय महादेश किसको बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। फिर आता है अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अंटार्कटिका में देखिएगा तो हमेशा बर्फ़ पड़ते रहता है, बर्फ़ की मोटी परत जमी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका जनजीवन संभव नहीं है, यहाँ भी कोई भी मतलब जनजीवन पाया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे देशों का शोध केंद्र है। भारत के भी यहाँ पे शोध संस्थान है जिसका नाम है मैत्री और भारती। तो ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, सवाल इसके बारे में भी पूछा जाता है। बाकी ये जल संधि वगैरह हम आपको बता दिए। देखिएगा ये जल संधि आपको मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों यहाँ पे एक जल संधि से जुड़े हुए हैं। वैसे ही अगर के भारत और श्रीलंका के बीच में भी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक जल संधि बनता है जिसको पाक जल संधि बोलते हैं और ये दोनों देश पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्थल मंडल के बारे में। अब यहाँ से आते हैं जल मंडल। जल मंडल में जैसे ही आइएगा हम आपको मैप की तरफ लेकर चलते हैं एक बार। जल मंडल का जो सबसे ज़्यादा पानी स्थित होता है मैंने बताया वो महासागरों में स्थित होता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर पहला नंबर पे। जो उसके बाद का महासागर हो दूसरा सबसे बड़ा महासागर वो अटलांटिक महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर और चौथा सबसे महासागर यहाँ पे दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा महासागर यहाँ पे देखिएगा तो आर्कटिक महासागर यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर कि आप एक और ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों, यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है वो यहाँ से लेकर ऐसे 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 फैला हुआ है, यानी कि जो अटलांटिक महासागर का निर्माण जो करती है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के अनुसार करती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, जिसके नाम से किसी देश का नाम पड़ा हुआ है, दोनों का वाइस भाषा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। आई होप कि इतने बातें जो हमने बताएं आपको जहन में याद हो गया होगा, ठीक है। जल मंडल के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसको नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है। पृथ्वी पर जो यहाँ पे जल पाया जाता है वो 71% भाग पे यहाँ पे जल पाया जाता है, बाकी 29% जो भूभाग है वो स्थल यहाँ भूभाग है, आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जल पाया जाता है वो आपको कहाँ पे, महासागरों में पाया जाता है। कितना प्रतिशत, 97% जो जल है वो महासागरों में ये पाया जाता है। लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, वो इतना खारा है ना कि ये मानव के काम के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप लोग ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो शेष जल है वो बहुत सारे बर्फ के परतों में, हिम नदियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत बाकी पाया जाता है, वो 3% में यहाँ पे बाकी पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं महासागरों के बारे में क्या क्या चीज़ें। देखिए महासागर में 3 घटनाएं होती हैं, तरंग आना, ज्वार भट्टा आना और महासागरीय धाराएं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बातें करते हैं। बड़े से छोटे आकार में करके देखिएगा कि 5 जो प्रमुख महासागर है उसके बारे में। पहला प्रशांत महासागर,
दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर, और यहाँ पे अगर पांचवा सबसे छोटा देखिएगा आर्कटिक महासागर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैप पे भी ये चीज़ें सारा कुछ बता दिया था। अब इन लोगों के कुछ विशेषता देख लेते हैं जो कुछ आपके बुक्स में दिए गए हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, वह पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है, ठीक है। और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गढ़ प्रशांत महासागर में ही ये फैला हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार आकार के, अगर के आप देखिएगा ये दोनों मैप को इधर से भी और इधर से भी अगर मिला दीजिएगा तो लगभग वृत्ताकार आकार में आपको ये प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये एस आकार का, यहाँ पे एस अक्षर के आकार बनाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो है ये एस आकार का अक्षर का आकार बनाता है, ठीक है। ये पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, और अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दुरंतित है, ठीक है। ये और इसी के कारण यहाँ पे देखिएगा ना, ये सबसे यहाँ पे व्यस्त महासागर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल भर भर के इससे पूछा जाता है कि कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर है, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर देखिए। अटलांटिक महासागर ऐसा महासागर है, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका का पर्सन हो या उत्तरी अमेरिका का हो या एशिया का हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, उसको अगर के वर्ल्ड ट्रेड में जाना है तो बिना अटलांटिक महासागर को पार किए हुए वो नहीं जा सकता है। अदरवाइज वो जाएगा तो प्रशांत महासागर से पूरा घूमते हुए उसको जाना पड़ेगा, जो कि ये प्रीफर नहीं करते हैं कोई लोग, कोई भी देश। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर में बीचों बीच होने की वजह से सबसे व्यस्तम यहाँ पे ये चीज़ें हैं अटलांटिक महासागर। आई होप कि इतना बातें समझ गए। फिर आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में जैसे कि मैंने बताया है, ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार आकार का है। फिर आता है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। अगर कि आप यहाँ पे देखिएगा दक्षिणी महासागर, तो ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके चारों ओर ये फैला हुआ है, ठीक है। अब आता है आर्कटिक महासागर। ये जो आर्कटिक महासागर है उत्तरी ध्रुव में स्थित है और प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़े हुए, जिसको बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये जो दोनों चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्कटिक महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, और ये हो गया प्रशांत महासागर। तो ये जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर ये जो दोनों जोड़ते हैं, उस किससे जोड़ते हैं, तो बेरिंग जल संधि से जोड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में 11th-12th में और भी बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से पढ़ना है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्थल मंडल बता दिए, जल मंडल बता दिए, अब आता है वायुमंडल। वायुमंडल दोस्तों याद हो, आपको पता होगा पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत पाई जाती है, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो कि 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन सा ये परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 मंडल पाए जाते हैं, ठीक है। मौसम के जो भी घटनाएं होती हैं यहाँ पे सब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि वायुमंडल में अगर देखिएगा, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, जो 99% गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है और 21% जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। बाकी दूसरा गैस में अगर देख लेते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, ये जो गैसें होती हैं सारा का सारा गैस मिलाकर 1% यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका तो यहाँ पे वातावरण में इसका मात्रा कम होती है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को ये अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा पृथ्वी पौधे की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक होती हैं। और एक और बात है कि जैसे जैसे ऊंचाई के साथ हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल के घनत्व में बहुत ज़्यादा भिन्नता मिलती है, ठीक है। अगर जैसे ही आप ऊपर में जाइएगा तो वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिएगा कि जो पहाड़ों पर लोग जाते हैं, पर्वत जो रोही होते हैं, घनत्व के कमी के कारण उनमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जैसे आपको पता होगा एवरेस्ट पर अगर लोग चढ़ते हैं तो साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसका मेन यही कारण है कि वहाँ पे घनत्व कम होने लगता है, वायु का घनत्व कम होने लगता है, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए अपने साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। आई होप कि बातें इतना समझ गए, ठीक है। बाकी जिसको पवन किसको बोलते हैं, हवा
किसको बोलते हैं, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। जब वायु यानी कि जब वायु जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, जैसे ही ये बहना स्टार्ट कर दे, जैसे ही ये गतिशील अवस्था में हो जाए हवा, उसको बोलते हैं पवन। पवन ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर कि आप एक शांत जगह पर बैठे हुए हैं तो हवा है वहाँ पे, पवन नहीं है, याद रखिएगा। पवन होने के लिए गतिशीलता यहाँ पे आवश्यक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बुक्स में यहाँ पे दिया गया, अगर कि आप यहाँ पे बुक देख पा रहे होंगे तो सबसे लास्ट में जैसे आइएगा, इसको रोटेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे लास्ट में जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे जो पढ़ना है ना, वो जीवमंडल के बारे में पढ़ना है। तो जीवमंडल में देखिए मैंने ये सारा कुछ बता दिए, और यहाँ पे आइएगा महासागर ये सब कंप्लीट करा दिए, समताप मंडल वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे हम कंप्लीट करा दिए। फिर आता है देखिएगा, तो यहाँ पे आपके बुक्स में दिया गया ये जीवमंडल के बारे में दिया गया है, ये जीवमंडल के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल जो होता है स्थल जल हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है, वह भाग जहाँ पे जीवन मौजूद होता है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, या बड़े आकार के स्तनिक क्यों भी नहीं क्यों ना हो, वो सारा का सारा यहाँ पे जीवमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो मेन घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो जाता है, आपको ये पता होगा। और यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर 6 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बारे में, उससे पहले देख लेते हैं इस बुक्स में आपका MCQs क्या दिया गया था। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो मैंने ऊपर में भी बताया कि जो एशिया और यूरोप को अलग करता है वो यूराल पर्वत है, और उस सम्मिलित भाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे मैप के जरिए समझा दिया। देखिए ये है यूराल पर्वत, यहाँ पे ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया यहाँ पे, यूराल पर्वत। जल संधि किसको बोलते हैं? जल संधि ने यहाँ पे देखिए ये प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है पनामा जल स्थल संधि, ठीक है। अगला आता है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? जो सर्वाधिक प्रतिशत में है कितना, ये 78% के साथ में नाइट्रोजन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे अगर देखिएगा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है? यानी कि जो स्थल मंडल होता है, जो थल मंडल होता है, वो ठोस चट्टानों से बना होता है, ठीक है। अगला जो दिया गया है सवाल आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो सबसे बड़ा द्वीप महादेश है वो कौन है? एशिया महादेश है। टोटल देखिएगा कि 1/3 भूभाग पर ये फैला हुआ है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखते आ गए होंगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसएच क्लासेस के साथ में। बाय बाय।